आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आज जो है हम लोग जनरल स्टैटिक, ठीक है, भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम उनको जानने पर आ जाएं तो शायद कई दिन कई साल बीत जाएंगे, क्योंकि हर एक राज्य में, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखना, जिसको पहचानना बहुत मुश्किल है। आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं ना जिनका खुलासा आज तक नहीं हुआ है कि आज से 500 वर्ष क्या था, अभी क्या है, आने वाले कल में क्या होगा। परंतु चलिए, फिलहाल जो है हम लोग पाषाण काल, स्टोन एज, ठीक है, पॉइंटर है सिर्फ 1 पॉइंट का, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ बातें पढ़ूंगा और कहाँ पर है वो बताऊंगा बस आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम स्टोरी अगर पढ़ने लगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है, और शायद हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन वो ले ना पाएँ, ठीक है। तो हम लोग इसका जो है थोड़ा ख्याल रखेंगे, थोड़ा जानेंगे, परिचय लेंगे और ये भी देखेंगे कि हाँ चलिए, जो भी हो रहा है या जो भी हम कर रहे हैं वो फ़िलहाल जो है ना सही है। चलिए, हम लोग जो है जानते हैं अभी इस विषय पर कि भाई मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर हमें भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल का एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है जो कि भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता चला है। पूर्व ऐतिहासिक स्थान मिट्टी के सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालने का पुरातात्विक प्रमाण जो है प्राप्त होता है। वो कहाँ से? महगढ़ा से होता है, ठीक है। अगला है प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ जो है, माइक्रोलिथ अब पत्थर के औजार थे, ठीक है। माइक्रोलिथ जो है वो पत्थर के औजार थे। अब भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है, उसका नाम है हुनासागी, ठीक है। और अगर बात की जाए नवपाषाण काल की तो एक उपकरण जिसका नाम है शेल्ट, ठीक है। नाम है इसका सेल्ट नाम है। मैं थोड़ा फंबल खा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा है ना, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा मेरे को दिक्कत भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं अपनी रीडिंग स्किल भी अच्छा कर रहा हूँ और थोड़ा क्या है मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने का कारण सिर्फ यही है कि भाई रीडिंग स्किल अपनी सही करनी है और कुछ नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण जो है हमें बुर्ज होम के रूप में जो है प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ जो है नवपाषाण काल की बस्ती है। पाकिस्तान में फिलहाल यह स्थित है और उस प्रांत का नाम है बलूचिस्तान, ठीक है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है। कहाँ पर है भाई? तो इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा जो है फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में, भारत में स्थित है। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्ट मानव की खोपड़ी पाई गई है, ठीक है, मानव की खोपड़ी पाई गई है। और यह क्या है भाई? हथनोरा, ठीक है, पाई गई है। तो कहाँ पाई गई है, कौन से स्थल पे पाई गई है? उसका नाम है हथनोरा। कौन से स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम में जो है वो प्राप्त हुए हैं। जोरवे कल्चर एक कल्चर है, जोरवे कल्चर, जो कि पुरातात्विक स्थल पर पाया गया है और ये फिलहाल जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। भारत के राज्य जो है ना महाराष्ट्र, वहाँ पे स्थित है। जम्मू कश्मीर ना, वो वहाँ पर जो है पुरातत्व विद जब है वहाँ पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर उन्हें बुर्ज होम मिला है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। वहाँ पर स्थल बनाए गए हैं। आते हैं हम लोग
वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इस टॉपिक पर हम लोग आते हैं। बात है लोथल की, ठीक है, बात है लोथल की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि जो व्यापार है वो तो होगा ही होगा। वैसे भी अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानें अगर, तो शायद अभी के हिसाब से उसको विकसित कह सकते हैं। हमारा देश अभी जो है ना विकासशील है, पर जो सिंधु सभ्यता थी ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, वो विकसित थी ना। वहाँ पर बंदरगाह था, लोथल एक जगह है वहाँ पे। 1948 में ऑरेंस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, और जो कि ईंटों से बनाई जाती थी। और वो ईंटें होती कैसी थी? पक्की ईंटें होती थी, जैसे हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं ना पक्की ईंटें, वैसे। मतलब उस समय का जो है ना समय, वो भी पिछड़ा नहीं था, आगे था वो भी। बात आती है मोहनजोदड़ो की, ठीक है, मोहनजोदड़ो। द ग्रेट बाथ कहने का मतलब यह है कि एक विशाल स्नानागार, नहाने का जगह है, ठीक है, जहाँ पर लोग नहाते हैं। तो बहुत बड़ा है एक्चुअली वो है, ठीक है। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो कि फ़िलहाल स्थल जो है वो जगह अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। तो शोतुर्तु घई, थोड़ा पढ़ने में जो है ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं हीजे कर देता हूँ एक एक शब्द। तलाबे श में ओ की मात्रा, त के ऊपर रेफ, और नीचे जो है वो छोटे ऊ की मात्रा, घ और बड़ी वाली ई, ठीक है, हर्षई जिसको कहते हैं। तो शोतुर्घई मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को हम प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, ठीक है। मैंने बोला ना कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, वो पिछड़ी नहीं थी, ठीक है। जैसे आज भारत जो है ना विकासशील है, बने विकास की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, परंतु सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना वो विकसित थी, पहले से ही विकसित थी। आते हैं अगला हम लोग, ठीक है। हिंदोज, ठीक है। हिंदोज क्या है भाई? तो लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोज कहा गया है, ठीक है। और क्योंकि भारत जो है ना सिंधु नदी के आसपास में ही ना, पास में ही ना, सिंधु नदी के पास में ही है, तो इस साइड को जो है ना हिंदुस्तान कहा जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आज हम लोग अपने भारत देश को हिंदुस्तान नाम से भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। चलिए अगला आते हैं हम लोग। दोमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल जो है फिलहाल महाराष्ट्र भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है, भारत के राज्य में स्थित है जो कि महाराष्ट्र है। और धौलावीर जो शहर है वो हड़प्पा संस्कृति से जो है, हड़प्पा सभ्यता से जो है वो संबंधित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली है, और धातु का नाम क्या है भाई? तो तांबा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो है वो तांबा प्राप्त हुआ है। वो कौन सी जगह से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता, देखिए एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो बहुत सारी जो सभ्यताएं थी ना, बहुत सारी सभ्यताएं, कोई भी सभ्यता को अगर उठाया जाए तो वो ज़्यादातर जो है ना आपको नदी के किनारे ही मिलेगी। आपको सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। इधर राजस्थान में बोला गया आपको, तो राजस्थान में भी जो है ना उधर कच्छ की रण और नदियाँ हैं, ठीक है। इधर नर्मदा तापी तरफ है, कावेरी गोदावरी, ठीक है। उधर भी बहुत सारे सभ्यताएं जो आपको मिलती हैं। इसका साक्ष्य क्या है भाई? अब हमको पता कैसे चल रहा है? तो अगर आप देखोगे ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उधर से ही प्राप्त हुई हैं हमें। चाहे वो कोई हथियार हो, चाहे खेती करने का तरीका हो, चाहे रहने का जगह हो, चाहे जानवर को पालने का के लिए हो, कुछ भी, ठीक है, हमें वहीं से प्राप्त होता है। अगला अगर आते हैं हम लोग तो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल, टेराकोटा का जो हल मॉडल है वो प्राप्त हुआ है। टेराकोटा हल मॉडल जिसको फ्लग कहते हैं ना, PLOUGH, फ्लग, ठीक है। वो
खेत को जोतने के लिए ना बैल के पीछे बांध दिया जाता है, जिसको हल कहते हैं, वही है। तो बनवाली में मिला है, बनवाली, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ एक हल है, ठीक है, जिसको खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा उस समय। तो वो कहाँ मिला है भाई? बनवाली में मिला है। 1990 में धौलावीर में खुदाई शुरू की थी। किसने की थी भाई? तो देखो, बहुत सारे भारत में जो है ना, बहुत सारे क्या कह सकते हैं उसको, पुरातत्वविद हैं, ठीक है। पुरातत्वविद मेरा कहने का मतलब यह कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि खोज करते हैं, है कि नहीं है तो है, कैसे है वो। तो उन्हीं में जो है ना एक नाम प्रसिद्ध है, R.S. विष्ट ने, ठीक है, R.S. विष्ट, जिन्होंने जो है धौलावीर में खुदाई की 1990 में। बात आती है अगर गुजरात की, तो धौलावीर और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में फिलहाल भारतीय राज्य गुजरात में ही स्थित है, ठीक है, वहीं पर मिली हैं। हड़प्पा स्थल, ठीक है, हड़प्पा स्थल जो कि हल रेखाओं का जो निशान है वहाँ पर खोजा गया। हल रेखा मतलब क्या? खेती जिससे की जाती है, हल, ठीक है। तो उसी हल रेखाओं का जो है ट्रेसेस मिला है, ठीक है। वो कहाँ मिला है भाई? कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुरा नहीं होगा, रंगपुर होगा, सॉरी, यहाँ मिसप्रिंटेड है कॉपी में, तो रंगपुर होगा, रंगपुरा नहीं होगा। चलिए, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है, जो कि गुजरात है, ठीक है, गुजरात में ही स्थित है। भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर, ठीक है, कमरे में आमतौर पर आंगन के आसपास ही बनाए जाते थे। जैसे हमारा घर, गांव भी अगर आप देखो ना, थोड़ा सा गांव में अगर आप देखो तो पहले बीच में एक आंगन होता है और चारों तरफ रूम बनाया जाता है। तो वैसा ही था वो भी, ठीक है, आंगन बनाया जाता था, आंगन के आसपास होता था। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई हैं। वो कहाँ पाई गई हैं? कौन सी में? तो लोथल में पाई गई हैं। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलूहा कहते हैं। अब ये भाई कैसे कह दिए, ये इसका तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, पर हाँ ज़रूर है कि कोई ना कोई ट्रेसेस मिला होगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला होगा। क्योंकि जो भाषाएं होती थी ना, वो तो चलो शायद आम हो सकती हैं, परंतु लिखने का तरीका बड़ा अलग होता है, ठीक है। मैंने भी एक देखा हुआ है पत्थर में, ठीक है, तो वो थोड़ा अलग ही था, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था क्या है ना। ज़्यादातर तो ऐसा लगता है जैसे ड्राइंग किया हुआ है। तो चलिए, मेलूहा से जो है जुड़ा हुआ क्या है भाई? तो टिग्रिस यूफ्रेट घाटी ना। अगला आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीर शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों के दीवारों से घिरा हुआ है। अगला आते हैं, एक जगह है हरियाणा में, ठीक है, एक जगह है हरियाणा में जो कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और नाम है उसका गड्ढी कह लीजिए उसको, गढ़ी नहीं कहिए, गड्ढी, ढ है ना, तो गड्ढी, ढक्कन वाला ढ है तो गड्ढी हो जाएगा। अगला आते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की, ठीक है, प्रसिद्ध मतलब हड़प्पा संस्कृति में एक मूर्ति मिली है, ठीक है। वह मूर्ति जो है डांस के पोज में है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई स्त्री की मूर्ति है, वो फिलहाल डांस कर रही है। वो बनी हुई किससे है? कांश, ठीक, कांशा से बनी हुई है। कमे आकर, ऊपर चंद्रबिंदु, समय आकर शाह, कांशा, ठीक है। अगला आते हैं, सिंधु सभ्यता का पुरातत्व स्थल दैमावाद प्रवरा नदी के किनारे जो है फिलहाल बसा हुआ है। दैमावाद है, दैमावाद ना, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अभी मैंने बताया था दैमाबाद जो है हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा स्थल से में पाई गई है, जो कि सिंधु घाटी से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग, रोपड़ क्या है भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो रोपड़ स्थल है ना, वो सिंधु नदी के तट पर स्थित जो है वो फिलहाल नहीं है, ठीक है, उल्टा थोड़ा यहाँ दिया गया है, ठीक है, रोपड़ जो है नहीं है।
मुझे लगता है कि जैसे उसी क्वेश्चन को सीधा उठा के रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हम लोग पढ़े ना भी दोमाबाद ना, फिर लोथल पढ़ें, तो इसमें रोपड़ जो है वो नहीं होगा, सिंधु घाटी के तट पे स्थित नहीं है। राजस्थान राज्य में स्थित कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, ठीक है। आते हैं अगला। अगला आते हैं तो अगला पे क्या है कि भाई जुताई कहने का मतलब यह जैसे खेत की जुताई होती है ना, वैसी ही उसी की बात की जा रही है। तो हड़प्पा कालीन असल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कालीबंगा में हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। अगला आते हैं BCE, ठीक है। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी 5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया जाता था। अभी भी होगा ही, वैसा थोड़ी है कि अभी हट गया होगा ही अभी। वैसे भी संरक्षण तो भी मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि संरक्षण नहीं मिलता। चलिए आगे आते हैं हम लोग। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है, जो कि ऋग वेद में जो है लिखा हुआ है। फिलहाल हम लोग वैदिक काल में पहुंच चुके हैं। सिंधु घाटी का जो है वो खत्म हो चुका, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वैली है वो खत्म, इंडियन वैली सिविलाइजेशन जो है खत्म हो चुकी है। अब हम लोग जो है वैदिक कल्चर में आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा और पुराना पहुंच चुके हैं हम लोग। तो आइए बढ़ते हैं, चलिए। तो ऋग वेद में इन जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भाइयों कौन है? तो जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है। जन के नाम पर इंडिया और इंडिया का नाम जो है भारत रखा गया है। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है ना, क्या दिया गया है भाई ना, तो लौह युग को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में औजार और हथियार के मुख्य रूप से कांस्य की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। लौह युग इसीलिए दिया गया भाई, लोहा का इस्तेमाल होता है, लौह युग, ठीक है। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख जो है वो मिलता है कहाँ है? तो ऋग वेद में मिलता है, ठीक है। अथर्व वेद की अगर बात की जाए तो बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तथा तंत्र मंत्र का संग्रह है अथर्व वेद, ठीक है। अथर्व वेद, देखिए अथर्व वेद क्या है ना, आयुर्वेद। अथर्ववेद यहाँ से आयुर्वेद मत कहिए इसको अथर्ववेद मतलब आयुर्वेद ना, जो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, अथर्ववेद आयुर्वेद सेम तो नहीं है, अलग अलग चीज़ ही है, ठीक है। अथर्ववेद अलग चीज़ है, आयुर्वेद अलग चीज़ है, ठीक है। आयुर्वेद तो एक छोटा पार्ट हो जाएगा जहाँ पर हम लोग मेडिसिन के बारे में बात करें। यहाँ बोला गया ना कि बुरी आत्माओं और बीमारियों, तो बीमारी कहाँ आएगा? आयुर्वेद में ही आएगा, उससे बचना अगर है तो हमको। आयुर्वेद में तो नहीं आना चाहिए, वो आएगा ही नहीं। थोड़ा मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा थोड़ा, ठीक है। तो आप इसको सीधा याद रखो, अथर्ववेद, ठीक है, जहाँ पर हम बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र का और तंत्र विद्याओं का प्रयोग करना बताया गया है, लिखा गया है, यहाँ पर श्लोक लिखे गए हैं। आगे आते हैं। अभी हमने जन की बात की थी, जन ना, तो आर्य की प्रमुख सामाजिक इकाई जो है जन है, ठीक है। और आर्य से मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत को भी आर्यवर्त कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे सिंधु नदी के पास में हम लोग रहते हैं, भारत पास में है, तो उसको हिंदू कहा गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। वैसे आर्यवर्त लोग रहते थे तो आर्यवर्त हो गया, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग, व्यास नदी का प्राचीन नाम जो है वो विपाशा है, ठीक है, विपाशा। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीनतम नाम जो है वितस्ता नहीं है, वितस्ता है, ठीक है। और सामवेद में अगर बात की जाए तो याद है ना, सारे गामा पाधा निशा, तो वैसे ही सामवेद में जो है संगीत से संबंधित जो है वो संगीत से संबंध रखता है सामवेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। पुरुष सूक्त
ऋग्वेद में ही प्राप्त होते हैं हमें। पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में ही जुड़ा हुआ है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ पद का प्रावधान किया गया है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य से है। ठीक है, मैंने सांख्य जो दर्शन है ना वो किससे जुड़ा हुआ है भाई? तो वेद ऋषि से जुड़ा हुआ है, सांख्य संप्रदाय। अगला आते हैं 10 पुस्तकों में विभाजित है ऋग्वेद। मुझे भी नहीं पता था। अब यहाँ देखिए आयुर्वेद हम आ गए। आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। अभी देखो यहाँ पे मेरे को क्लियर हुआ ना, मतलब अथर्ववेद आयुर्वेद नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद में आयुर्वेद नहीं मिलता है हमें। आयुर्वेद कहाँ मिलता है? तो आयुर्वेद हमें जो है ऋग्वेद में मिलता है। यह इसका एक उपवेद है। उपवेद कहने का मतलब यह कि ऋग्वेद में ही है ये। ठीक है, अलग नहीं है। अगला आते हैं ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां हैं व्यास और सतलुज। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। रावी का नदी का ऋग्वैदिक नाम जो है परुष्णी है। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता कौन है भाई? कल्प दर्शाता है। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते हैं। एक समय में वैदिक सभ्यता में एक समय था, ठीक है, वैदिक सभ्यता में कि राजा को जो गोपति कहते हैं वो कौन सा है भाई? है जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला आते हैं महाजनपद का उदय। ठीक है, अब अलग टॉपिक आ गया, महाजनपद का उदय। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है। वाजी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। राजगृह मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। मगध प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया गया। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में आई थी। 16, ठीक है, महाजनपद की संख्या कितनी है? 16 है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। बिंबिसार ने अवंती राजवंश के राजा के उपचार के लिए राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। बिंबिसार हरक के वंश के राजा थे। बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है। ध्यान दीजिएगा, जो बिंदुसार है ना वो मौर्य काल से हैं, मौर्य काल से जुड़े हुए। बिंबिसार अलग आदमी है, ठीक है, जो कि हरक के वंश से हैं। अब बिंदुसार जो है ना वो आपके मौर्य से हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर जो है अशोक, ठीक है, उसके बाद वैसे हायरार्की उसकी चलती है, वो मौर्य काल है। तो यहाँ बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। हरक के वंश से जो है बिंबिसार जुड़े हुए हैं। नंद वंश का अंतिम जो है वो धनानंद राजा बना था। अंतिम राजा जो है धनानंद ही था। धनानंद को जो है परास्त करके जो है चंद्रगुप्त जो है वो बैठते हैं और फिर वहीं से जो है मौर्य काल जो है प्रारंभ हो जाता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, जैन के सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन है भाई? टोटल 24 तीर्थंकर जो है जैन धर्म में वो 24 हैं। आखिरी जो है वो महावीर हैं और 23वें जो है वो पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, आते हैं भगवान महावीर को मोक्ष जो है कहाँ पर मिला था? ठीक है, वो जगह कौन सा है?
पावापुरी नाम है। मोक्ष कहाँ मिला भाई? पावापुरी में। वर्धमान महावीर ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। जैन धर्म में टोटल मैंने अभी बोला 24 तीर्थंकर हैं। जैन समुदाय, ठीक है, जैन समुदाय के बारे में बात करते हैं, जो कि पर्युषण पर्व से जुड़ा हुआ है। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं। वो कौन है भाई? तो जैन समुदाय के लोग हैं। भगवान महावीर का जन्म जो है वर्तमान समय में बिहार में हुआ था। ठीक है, वर्तमान समय वो कहाँ है भाई? बिहार में है। जैन धर्म के सबसे पहले जो है कौन थे? तो ऋषभदेव। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? तीर्थकर। तो ये हम लोग ऐसे फ्लो में जब बोलते हैं ना, तो तीर्थंकर कह देते हैं, तीर्थंकर, पर एक्चुअली तीर्थंकर नहीं है, तीर्थकर हैं। यहाँ पे तीर्थकर वैसे लिखा हुआ है, पर जहाँ तक मुझे पता है तीर्थंकर ही सही है। तीर्थंकर इसलिए ना कि ती फिर थ के ऊपर जो है रेफ, बगल में एक बिंदु भी आता है, और क र, ती र थंग क र, तीर्थंकर। थोड़ा हिजे करने में प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। मैंने बोला ना कि मुझे अपनी रीडिंग स्किल भी थोड़ा ठीक करना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अगला आते हैं संथारा जैन समुदाय के एक धार्मिक संस्कार है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम क्या है भाई? तो अयोध्या नाम है उसका। पहले और चौथे जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या है भाई? विजेता। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले लिखी गई थी। 1500 ईसा पूर्व नहीं बोल सकते, गलती यहाँ जा रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट। जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व, माने आज से लेकर 1500 वर्ष, ठीक है, 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। वर्तमान में उपस्थित वल्लभी गुजरात में स्थित है। आते हैं थोड़ा सा बौद्ध धर्म की ओर। तो महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म में भिक्षुनी मतलब देखो, भिक्षुक होता है लड़का, अब भिक्षुनी होती है कौन है? लड़की। ठीक है, तो भिक्षुक है तो लड़का है, अब भिक्षुनी है तो लड़की है। मतलब क्या? भिक्षा मांगना, ठीक है, भिक्षाटन करना, और जाते समय क्या बोलना है? अच्छा, यहाँ पर मैं एक प्रावधान बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है कि कोई भी पंडित या कोई भी भिक्षुक या भिक्षुनी, ठीक है, वो मात्र 3 घर ही जो है वो भिक्षा ग्रहण कर सकती है या कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और वहाँ पर शब्द क्या इस्तेमाल करना होगा आपको? कि भिक्षाम देही, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, और 3 घर में ही जाकर बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा जो है दिक्कत वाला, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत वाला है, पर हाँ, जैसा रूल रेगुलेशन है वैसा ही है। अगला आते हैं बौद्ध काल का सबसे पुराना सांची स्तूप। सबसे पुराना स्तूप कौन सा भाई? सांची स्तूप। बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिन तपस्या किया, और यहाँ पर ही उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मतलब कि बुद्ध भगवान जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो पीपल के पेड़ के नीचे। अगला आते हैं हम लोग विनय पिटक, जो कि संघ से जुड़ा हुआ है। संघ जो है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाया गया नियम, जिसको हम लोग विनय पिटक नामक ग्रंथ के रूप में याद रखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को आजाद शत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद ही पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र शहर में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखित हैं। बौद्ध धर्म
महायान और हीनयान में कनिष्क के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की एवं मृत्यु घटना से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था। भारत के सारनाथ बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोपमा हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र में स्थित है। आते हैं हम लोग शैव वैष्णव धर्म में। ठीक है, वैष्णव धर्म की थोड़ा बात कर लेते हैं। नटराज नाम से हम लोग सीधा याद रखते हैं किसको? शिव भगवान को। ठीक है, तो शैव वैष्णव धर्म दोनों को पढ़ते हैं हम लोग। शैव का मतलब शिव होता है, वैष्णव का मतलब विष्णु होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो शैव धर्म के लोग होंगे वो शिव की पूजा करेंगे और जो वैष्णव धर्म के लोग होंगे वो विष्णु की पूजा करेंगे। आइए, तो नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता त्रिमूर्ति मतलब कौन? शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्म नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्मा बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं। ठीक है, तो त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आज कल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता के नाम पे भी जो है अब ब्रह्मा की जो पूजा होती है वो बहुत कम होती ही नहीं है। एक्चुअली मंदिर भी जो है ना बहुत कम है, उनके है ही नहीं। ठीक है, एक मंदिर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जगह भी मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि पूजा होती ही नहीं है एक्चुअली। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो शिव के भक्त थे। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। लकुतिश नाम है उनका। आते हैं हम लोग थोड़ा सा अब बोले थे, देखिए मौर्य साम्राज्य काल में। ठीक है, तो इसकी बात जो है हम लोग बाद में करते हैं। ठीक है, हम लोग मौर्य काल जो है साम्राज्य की बात करेंगे और अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। हम लोग अगली बात जो है ना अगले पॉडकास्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे। और फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि इस पॉडकास्ट को बनाने का कारण सिर्फ इतना है कि मैं अपनी जो है रीडिंग स्किल अच्छा करना चाहता हूँ, अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपके सामने इस पूरे के पूरे बातों को रखा। यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें जो है ना वो ऊपर नीचे हुई हैं, बहुत जगह मैंने फंबल किया है। ठीक है, बोलते वक्त जो है जैसे बिंदुसार, बिंबिसार। ठीक है, कुछ शब्द थे ऐसे जो कि मुझे बोलने भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना आप कोऑपरेट करेंगे और कमेंट अगर करेंगे तो थोड़ा अच्छा कमेंट करेंगे, मेरे को ठीक करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आप मेरा हेल्प करिएगा। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए। आखिर में सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि लाइक करना, कमेंट करना और फॉलो करना ये तो आपके ऊपर है ही, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूं तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा हमें। ठीक है, वैसे भी मैंने अपने आप को कई चैलेंज दिए हैं और मैं फ़िलहाल आपको एक चैलेंज के बारे में बताता हूं जो कि मेरी रीडिंग स्किल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं अपनी रीडिंग स्किल अच्छा करना चाहता हूँ ना, तो इसलिए मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है और आप ज़रूर है कि इस बात को समझोगे। थैंक यू 1000 टाइम्स थैंक यू कि आप मेरे साथ हो फिलहाल।